हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये फैक्ट्री एक्ट 1948 आने से पहले क्या स्थिति थी, यानी कि उसके हिस्ट्री के बारे में कि फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है वो क्यों लाया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो दोस्तों, ये एक्ट आने से पहले देश में जगह जगह पर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा था। इस कारणों की वजह से वर्कर की संख्या भी जो थी वो वहां पर बढ़ रही थी काम करने के लिए। लेकिन जो कंपनी के ओनर्स थे, यानी कि जो भी फैक्ट्री के ओनर हो या फिर इंडस्ट्री के ओनर हो, उनकी तरफ से जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी उनके हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे थे। क्योंकि वहां पर फैक्ट्री के जो ओनर थे वो ये सोचते थे कि वर्कर की तरफ से हमें सिर्फ काम लेना है, लेकिन उनके हेल्थ और सेफ्टी के बारे में उनको नहीं सोचना है। और उसके अलावा वहां पर यंग पर्सन हो, वुमन हो या फिर चिल्ड्रंस हो, वो भी वहां पर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो उनके भी बारे में वहां पर कोई भी सोच नहीं रहा था। तो फिर एक सर्वे से ऐसे पता चला कि वहां पर काम करने की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही पुअर थी। फिर उसके बाद था कि जो भी वर्कर्स वहां पर काम कर रहे थे तो वो कितने घंटे तक काम करे वो भी वहां पर फिक्स नहीं था। फिर उसके बाद था कि वर्कर के जो हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज थे उसके बारे में भी कोई नहीं सोचता था। फिर उसके बाद था कि वर्कर को कितनी लागत दी जाए, यानी कि कितना पेमेंट दिया जाए, वो भी वहां पर फिक्स नहीं था। फिर उसके बाद था कि कंपनी के ओनर की तरफ से काम जल्दी खत्म होना चाहिए, इसलिए वो वर्कर से दिन रात काम कराता था, लेकिन उसके ऊपर कितना ओवर टाइम देना चाहिए वो भी वहां पर फिक्स नहीं था। और फिर उसके बाद था कि वर्कर को जो भी वेलफेयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यानी कि कंपनी में जो है वो टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, रेस्ट की सुविधा होनी चाहिए, तो ऐसी जो वेलफेयर फैसिलिटी थी वो भी वहां पर प्रोवाइड नहीं हो रही थी। तो इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्री के जो भी वर्कर्स है उनके रिलेवेंट एक लॉ अमेंड किया गया, जो था फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसको पास किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 28 अगस्त 1948 को, और बाद में इसको 1 अप्रैल 1949 को फोर्स में लाया गया। तो इस प्रकार जो थी ये फैक्ट्री एक्ट की हिस्ट्री थी। चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री एक्ट 1948 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे कि इसके पहले हमने जाना था कि फैक्ट्री एक्ट को लाने से पहले वर्किंग कंडीशन जो थी वो काफी पुअर थी। तो यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही रहा कि वर्किंग कंडीशन जो थी फैक्ट्री की उसको रेगुलेट किया जाए, उसको सुधारा जाए। दूसरा पॉइंट है कि फैक्ट्री एक्ट को लाने से पहले जो भी वर्कर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो उनके हेल्थ के बारे में, सेफ्टी वेलफेयर के बारे में या फिर उनके एनुअल लीव के बारे में कोई भी सोच नहीं रहा था। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्री एक्ट को लाया गया, जिसमें यह बताया गया कि जो भी वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं उनके हेल्थ के बारे में, सेफ्टी वेलफेयर के बारे में, उनके एनुअल लीव के बारे में सोचा जाए, और उसमें बहुत सारी ऐसी तरतूद की जाए ताकि वर्कर जो है वो वहां पर कंफर्टेबली काम कर सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि फैक्ट्री एक्ट को लाने से पहले इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बहुत सारे यंग पर्सन्स, वुमन हो या फिर चिल्ड्रंस जो थे वो काम कर रहे थे और उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो फैक्ट्री एक्ट को लाने का ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि जो भी यंग पर्सन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर जो भी वुमन काम कर रही है या फिर जो भी चिल्ड्रंस उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए। तो उसके लिए इस फैक्ट्री एक्ट को लाया गया। तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 के मेन ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए अब जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में, यानी कि इस फैक्ट्री एक्ट में क्या चीजें जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले जानते हैं इंडेक्स के बारे में कि इस फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या है। तो यहाँ पर टोटल 11 चैप्टर्स है और टोटल 120 सेक्शंस है। तो चैप्टर 1 जो है वो है प्रिलिमिनरी का, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 7B तक है। चैप्टर 2 जो है वो है इंस्पेक्टिंग स्टाफ का, जिसमें सेक्शन 8 से लेकर 10 तक है। चैप्टर 3 है हेल्थ का, जिसमें सेक्शन 11 से लेकर 20 तक है। चैप्टर 4 है सेफ्टी का, जिसमें सेक्शन 21 से लेकर 41 है। चैप्टर 4A है हजार्डस प्रोसेस के प्रोविजंस के रिलेटेड, जिसमें सेक्शन 41A से लेकर 41H है। चैप्टर 5 है वेलफेयर के बारे में, जिसमें सेक्शन 42 से लेकर 50 तक है।
चैप्टर 6 है एडल्ट्स के वर्किंग आवर्स के बारे में, जिसमें सेक्शन 51 से लेकर 66 है। चैप्टर 8 है यंग पर्सन्स के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसमें सेक्शन 67 से लेकर 77 तक है। चैप्टर 8 है एनुअल लीव के बारे में, साथ ही में वेजेस के बारे में, जिसमें सेक्शन दिए गए हैं 78 से लेकर 84 तक। चैप्टर 9 में स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, जिसमें सेक्शन 85 से लेकर 91A तक है। चैप्टर 10 में बताया गया है पेनाल्टीज ऑफ प्रोसीजर के बारे में, जिसमें सेक्शन 92 से लेकर 106A तक है। और चैप्टर 11 है सप्लीमेंटल के बारे में, जिसमें सेक्शन दिए गए हैं 107 से लेकर 120 तक। तो इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट 1948 में टोटल 11 चैप्टर्स है और 120 सेक्शंस है। चलिए अब जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी के बारे में कि इसमें कौन कौन से सेक्शन दिए गए हैं। तो सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसमें दिया गया है कि ये जो एक्ट है ये कब से लागू हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल 1949 से इस एक्ट को कमेंसमेंट किया गया है, यानी कि वो एक्ट उस तारीख से फोर्स में लाया गया है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 है वो है इंटरप्रिटेशंस का। इसमें बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन जो है वो बताई गई है जो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि उसमें एडल्ट के बारे में बताया गया है। तो एडल्ट यानी कि वो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र जो है वो पार कर चुका हो। फिर उसके बाद है एडोलसेंट। तो एडोलसेंट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 18 साल की उम्र को पार नहीं किया है लेकिन 15 साल की उम्र को वो पार कर चुका है, यानी कि 15 साल से 18 साल के बीच के दायरे को एडोलसेंट व्यक्ति कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर यानी कि जो 12 महीने का होता है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती है। फिर उसके बाद है चाइल्ड। तो चाइल्ड यानी कि ऐसा व्यक्ति कि जिसने 15 साल की जो उम्र है वो क्रॉस नहीं की है, मतलब 15 साल के कम ही उसकी एज है। फिर उसके बाद आता है कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि ऐसा पर्सन या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज किया गया है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, ताकि वो जो पर्सन है या फिर इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पर टेस्ट कैरिड आउट कर सके, उसका एग्जामिनेशन कर सके, या फिर फैक्ट्री में जो भी रिक्वायरमेंट है उसका वो इंस्पेक्शन कर सके। फिर उसके बाद है हजार्डस प्रोसेस। तो हजार्डस प्रोसेस यानी कि इंडस्ट्री में होने वाली जो भी एक्टिविटी है, तो उसको होने के लिए जो भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी वजह से जो भी वेस्ट निकलता है या फिर पोल्यूशंस होता है या फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो वर्कर के हेल्थ के ऊपर होता है, तो ऐसी प्रोसेस को हजार्डस प्रोसेस कहा जाता है। फिर उसके बाद है यंग पर्सन। तो यंग पर्सन यानी कि वो आइदर चाइल्ड भी हो सकता है या फिर एडोलसेंट भी हो सकता है, जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि चाइल्ड यानी कि क्या होता है और एडोलसेंट यानी कि क्या होता है। फिर उसके बाद आता है डे। डे यानी कि जिसमें 24 आवर्स होते हैं, जिसकी शुरुआत मिडनाइट से शुरू होती है। फिर उसके बाद आता है वीक। वीक यानी कि जिसमें टोटल 7 डेज होते हैं और जिसकी शुरुआत सैटरडे के मिडनाइट से होती है। फिर उसके बाद है पावर। पावर यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर ऐसी कोई भी एनर्जी जिसको मैकेनिकली ट्रांसमिटेड किए जाए, लेकिन वो जो एनर्जी है वो किसी भी आदमी या फिर एनिमल से जनरेट ना हो। फिर उसके बाद है प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर यानी कि ऐसा इंजन, ऐसी मोटर या फिर ऐसा कोई भी अप्लायंस जो जनरेट करता हो या फिर प्रोवाइड करता हो पावर। फिर उसके बाद है ट्रांसमिशन मशीनरी। तो ट्रांसमिशन मशीनरी यानी कि कोई भी शाफ्ट हो, व्हील हो, ड्रम हो, पुल्ली हो या फिर सिस्टम ऑफ पुलिस हो, जिसकी मदद से प्राइम मूवर का जो भी मोशन है उसको ट्रांसमिटेड किया जा सके कोई भी मशीनरी की तरफ। फिर उसके बाद है मशीनरी। तो मशीनरी यानी कि जिसमें प्राइम मूवर्स आता हो, ट्रांसमिशन मशीनरी आती हो या फिर ऐसे सभी अप्लायंसेस आते हो जिससे पावर जो है वो जनरेट होता हो या फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता हो या फिर ट्रांसमिटेड किया जाता हो। फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि जिसमें किसी चीज़ को बनाया जाता हो या फिर किसी चीज़ को अल्टर किया जाता हो, चेंज किया जाता हो या फिर किसी चीज़ को रिपेयर किया जाता हो, फिनिशिंग किया जाता हो, पैकेजिंग किया जाता हो। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है वो है वर्कर। तो वर्कर यानी कि जो भी एम्प्लॉयर है उसके अंडर में जो भी प्रीमाइसेस है, तो उस प्रीमाइसेस में जो भी पर्सन्स उसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो चाहे मशीन को साफ कर रहे हो या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो काम कर रहा हो, तो उनको वर्कर कहा जाता है। फिर उसके बाद है फैक्ट्री।
फैक्ट्री यानी कि ऐसा कोई भी प्रीमाइसेस हो सकता है कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट हो सके, यानी कि उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए 10 आदमी हो या फिर 10 से ज़्यादा वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, वो चाहे साल के किसी भी दिन कर रहे हो, और वो काम करते वक्त वो अगर पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए वो अगर 10 आदमी हो या फिर 10 से ज़्यादा आदमी उस प्रीमाइसेस में अगर काम कर रहे हो तो वो फैक्ट्री के अंडर कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर यानी कि ऐसा पर्सन जिसका उस फैक्ट्री के ऊपर टोटल कंट्रोल हो, यानी कि उस फैक्ट्री का जो ओनर है उसे ऑक्यूपायर कहा जाता है। अब ये जो ऑक्यूपायर है ये एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर कुछ मेंबर भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 3 जो है उसमें रेफरेंस दिया गया है टाइम ऑफ डे के बारे में। फिर उसके बाद सेक्शन 4 में बताया गया है कि जो सेपरेट फैक्ट्री हो या फिर 2 से 3 फैक्ट्री हो या फिर एक सिंगल फैक्ट्री हो तो उनके पास क्या पावर होता है कि जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सके। फिर उसके बाद सेक्शन 5 में बताया गया है पावर टू एक्सएम ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। फिर उसके बाद सेक्शन 6 में बताया गया है फैक्ट्री के रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसके अप्रूवल के बारे में, उसके लाइसेंस के बारे में। फिर उसके बाद सेक्शन 7 में बताया गया है ऑक्यूपायर के नोटिस के बारे में, जिसमें बताया गया है कि ऑक्यूपायर ने किसी भी प्रीमाइसेस को एज अ फैक्ट्री को ऑक्यूपाई करने से पहले उससे ठीक कम से कम 15 दिन पहले जो है चीफ इंस्पेक्टर को एक रिटर्न नोटिस देनी है, जिसमें उसने फैक्ट्री के बारे में डिटेल देनी है, यानी कि फैक्ट्री का नाम क्या है, उस फैक्ट्री की क्या सिचुएशंस है, ऑक्यूपायर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उस प्रीमाइसेस का जो ओनर है उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, बिल्डिंग के ओनर का नाम क्या है, जिसकी रिलेवेंट फैक्ट्री है उसके साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें क्या होने वाली है। तो ये जो सारी डिटेल्स है ये उसको एक रिटर्न नोटिस में चीफ इंस्पेक्टर को भेजनी होती है। फिर उसके बाद सेक्शन 7A में बताया गया है ऑक्यूपायर के जनरल ड्यूटीज के बारे में, जिसमें बताया गया है कि ऑक्यूपायर की जो भी फैक्ट्री है उसमें जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ये ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी होती है कि उनके हेल्थ के बारे में, उनके सेफ्टी के बारे में और उनके वेलफेयर के बारे में वो ध्यान दे। फिर उसके बाद बताया गया है कि फैक्ट्री में जो भी प्लांट है उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, और वो मेंटेनेंस करते वक्त उसका जो इम्पैक्ट है वो वर्कर के हेल्थ के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसकी भी प्रोविजन करनी है। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, यानी कि काम करते वक्त जो भी वो मटेरियल को हैंडल कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो करते वक्त उनके हेल्थ के बारे में और उनके सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना ये भी ऑक्यूपायर का काम होता है। फिर उसके बाद है कि वर्कर जो भी काम कर रहे हैं तो उसके बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए, तो उसके लिए उसको कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है, इंस्ट्रक्शन देना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अरेंज करना है, वहाँ पर सुपरविजन प्रोवाइड कराना है, ये भी ऑक्यूपायर का काम होता है। फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री में जितने भी प्लेसेस है उन सभी प्लेसेस में रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, इग्रेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी देखना ऑक्यूपायर का काम है। फिर उसके बाद सेक्शन 7B में बताया गया है मैन्युफैक्चरर्स के जनरल ड्यूटीज़ के बारे में, वो भी रिगार्ड्स आर्टिकल्स और सब्सटेंस के बारे में। इसमें बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी सब्सटेंसेस का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है तो उसके बारे में सारे आर्टिकल्स वहाँ पर होने चाहिए, वो जो सब्सटेंस है वो प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए।